हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की कक्षा 6, 7 और 8 की विज्ञान पर आधारित 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन सीटेट की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन पिछले साल के पेपर्स में पूछे भी जा चुके हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इससे पहले की वीडियो में हम कक्षा 6, 7 और 8 की विज्ञान के चैप्टर वाइज वीडियो आपको दे चुके हैं। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक का रिकॉर्ड रखती है। रेड डाटा बुक किसका रिकॉर्ड रखती है? फर्स्ट ऑप्शन है विलुप्त प्रजातियों का, वनस्पति का, पशु वर्ग का या संकटापन्न प्रजातियों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रेड डाटा बुक जो होती है वह संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है। संकटापन्न प्रजातियां क्या होती हैं? ये वे प्रजातियां होती हैं जिनकी संख्या पृथ्वी में बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है या ये विलुप्त होने के कगार पर होती हैं। वह होती हैं संकटापन्न प्रजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सीएनजी, ऑप्शन नंबर बी पैराफिन मोम, ऑप्शन नंबर सी विटुमिनस और ऑप्शन नंबर डी केरोसिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटुमिनस। ये क्या होता है? ये पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं होता है। ये एक कोयला है जिसमें लगभग 78 से 86% कितना 78 से 86% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। बाकी जो हैं सीएनजी, पैराफिन मोम, केरोसिन, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी पेट्रोलियम के उत्पाद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? जूते के नीचे आप लोगों ने देखा होगा कि कटिंग बनी रहती है, वह एकदम से समतल चिकने नहीं होते हैं। तो उनके सोल असमतल क्यों बनाए जाते हैं? घर्षण घटाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, जूते का जीवन बढ़ाने के लिए या फिर जूते को अधिक मजबूती देने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जूते के सोलों को जब असमतल बनाया जाता है तो उससे जो ज़मीन या धरातल होता है, धरातल और जूतों के मध्य का घर्षण बढ़ जाता है। तो घर्षण बढ़ने से क्या होता है? व्यक्ति को चलने में आसानी होती है। अगर घर्षण कम होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा तो क्या होगा? व्यक्ति फिसल भी सकता है। तो इससे घर्षण को बढ़ाने के लिए जूते के सोल असमतल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारिका ने आंसू जल को बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि यह विद्युत का सुचालक है या नहीं। उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? तो सारिका को अशुद्ध जल के विषय में क्या प्राप्त होगा? यह विद्युत का सुचालक है, ये एक विद्युत रोधी है, ये विद्युत का कमजोर चालक है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सारिका को प्राप्त होगा कि जो अशुद्ध जल है वह विद्युत का एक कमजोर चालक है। चालकता क्या होती है? किसी द्रव की जो चालकता होती है उसमें उपस्थित आयनों की मात्रा पर निर्भर करती है। आयनों की मात्रा के साथ साथ उस द्रव की जो चालकता होती है वह बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आयन बढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी चालकता भी बढ़ती जाएगी। तो जो ये अशुद्ध जल होता है इसमें अधिक आयन नहीं होते हैं। इस कारण से ये क्या होता है? विद्युत का कमजोर चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब यहाँ पे कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट है किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए किसी विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है। बी, सभी भवनों की विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं। सभी भवन में जो विद्युत परिपथ होते हैं उसमें फ्यूज लगाए जाते हैं। ये तो राइट है। सी, यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह उड़ जाता है। ये भी राइट होगा कि जो परिपथ होता है अगर उसमें बहुत ज़्यादा विद्युत धारा अगर उसमें आ गई तो वो जो फ्यूज होता है वह उड़ जाता है। ये भी राइट हो गया। नेक्स्ट है किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। ये भी राइट है। तो इसमें क्या पूछा है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान को चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? ऑप्शन नंबर ए पुरी, बी मुंबई, सी गोवा, डी पोरबंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में जो चक्रवात आते हैं वह बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चक्रवात सबसे अधिक आने की संभावना पुरी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा तल के सापेक्ष झुका हुआ है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा तल के समानांतर है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा तल के लंबवत है। तो पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है वह इसकी कक्षा तल के सापेक्ष झुका हुआ है। तो पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है वह इसकी कक्षा तल के सापेक्ष झुका हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं? एनाकोंडा, बोआ, आलीदार अजगर, वाइपर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एनाकोंडा। संसार में सबसे लंबे पाए जाने वाले सर्प की जो जाति है वह है एनाकोंडा। इसकी औसत लंबाई लगभग 17 फीट होती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी एनाकोंडा होते हैं जिनकी लंबाई 30 फीट होती है। कितनी होती है? 30 फीट। एक हरा एनाकोंडा भी होता है जो संसार का सबसे बड़ा और भारी सर्प होता है। ये कौन सा होता है? हरा एनाकोंडा। हरा एनाकोंडा विषहीन होता है तथा यह दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। तो संसार का सबसे लंबा सर्प है एनाकोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि यह लोगों को स्वस्थ रखता है, यह भूख को बढ़ाता है, यह खुशियाँ लाता है, यह एक आसान व्यायाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। योग विश्व भर में लोगों द्वारा इसलिए किया जाता है क्योंकि यह लोगों को स्वस्थ रखता है। यह व्यक्ति की शारीरिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट कोच ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या रोनाल्डो रास ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? कक्षा 6, 7, 8 की विज्ञान की जो चैप्टर वाइज वीडियो आपको दिए गए थे उसमें परिरक्षक बताया गया था कि परिरक्षक क्या होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड या कॉपर सल्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ये खाद्य पदार्थों को सूक्ष्मजीवी की वृद्धि के कारण जो खराबी होती है उनमें, उससे उनको बचाते हैं। तो परिरक्षक क्या होता है? खाद्य पदार्थों को ज़्यादा दिन तक संरक्षित रखने के लिए उनमें कुछ मिलाया जाना जिससे उन्हें ज़्यादा दिन तक रखा जा सके। तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करके हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जैसे खाने का नमक जो होता है, चीनी होती है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड होता है, ये भी सामान्य रूप से परिरक्षक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यीस्ट का उपयोग उत्पादन किया जाता है? दही, चीनी, साधारण नमक, अल्कोहल। इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसके उत्पादन में उपयोग किया जाता है यीस्ट का? अल्कोहल के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यीस्ट क्या होता है? यह एक कोश की कवक होता है। इसका उपयोग शर्करा के घोल से अल्कोहल निर्माण के लिए किया जाता है। किसके निर्माण के लिए किया जाता है? अल्कोहल निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, राइबोसोम, क्वेश्चन मार्क। वसा,
प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह एटीपी का संश्लेषण स्थल है, जबकि राइबोसोम किसका है? राइबोसोम है प्रोटीन का संश्लेषण स्थल। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह एटीपी का संश्लेषण स्थल होता है और जो राइबोसोम होता है वह प्रोटीन का संश्लेषण स्थल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा? आवृत्ति कितनी हो गई? आवृत्ति को हम यन से प्रदर्शित करते हैं, तो आवृत्ति हो गई 2 हर्ट्ज। हर्ट्ज को हम एक कंपन प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, मतलब आवृत्ति के 2 मात्रक होते हैं, जैसे कंपन प्रति सेकंड, और उसी को हम हर्ट्ज भी कह देते हैं। तो यहाँ पर हो गया कंपन प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 2 कंपन हो रहे हैं। कितने कंपन हो रहे हैं 1 सेकंड में? 2 कंपन प्रति सेकंड हुआ, तो 1 सेकंड में कितने कंपन हुए? 2 कंपन। 1 सेकंड में 2 कंपन। तो यहाँ पे पूछ रहा है 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा? तो यहाँ पे 16 सेकंड में हो जाएगा 16 गुणे 2, तो 16 गुणे 2 कितना आ जाएगा? 32। तो कितने दोलन पूरा करेगा? 32 दोलन पूरा करेगा, क्योंकि एक सेकंड में 2 दोलन कर रहा था, तो 16 सेकंड में करेगा 32 दोलन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? मैग्नीशियम, जस्ता, एल्यूमिनियम, सोडियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सोडियम जो होता है वह वायु, नमी तथा CO2 के प्रति अत्यधिक क्रियाशील होता है, तो इसी के कारण इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। इसे अगर वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो ये तुरंत ही आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है अपचायी कारक में, प्रति अम्ल में, किण्वन कारक में, ऑक्सी कारक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। प्रति अम्ल क्या होता है कि जब कहीं अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, जैसे कभी कभी पेट में क्या होता है, अपच हो जाता है, तो जिसके कारण पेट में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है और उससे पेट में जलन और दर्द होता है। तो इसके निराकरण के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। जो अत्यधिक अम्ल होता है उसको उदासीन कर देते हैं, जिससे वहाँ अम्ल की मात्रा संतुलित हो जाती है। तो इसी कारण इसको क्या कहते हैं? प्रति अम्ल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो होती है वह वायु से अभिक्रिया कर, या इसी को कह सकते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर अभिक्रिया करती है। 2 गैसों के विस्फोट से पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है, तो यह केवल किसके साथ होता है? हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से असंपर्क बल के उदाहरण हैं? पेशी बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, ए और बी दोनों। असंपर्क बल क्या होता है कि जब कोई बल किसी वस्तु के बिना संपर्क में आए उस वस्तु को बल का अनुभव करा दे, तो वह होता है असंपर्क बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। असंपर्क बल कौन कौन से होते हैं? जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। ये किसके उदाहरण हैं? असंपर्क बल के। चुंबकीय बल नहीं, विद्युत चुंबकीय बल संपर्क बल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन नंबर ए, एड्रीनलिन, इंसुलिन, थाइमोसिन और थायरॉक्सिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मधुमेह रोग जो होता है वह इंसुलिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीवाणुओं, बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए।
कौन से रोग हैं जो बैक्टीरिया द्वारा फैलते हैं? मलेरिया, पोलियो। ऑप्शन नंबर ए में है मलेरिया, पोलियो और मियादी बुखार, या मियादी बुखार को ही क्या कहते हैं? टाइफाइड। ऑप्शन नंबर बी है छोटी माता, मेनिंजाइटिस, या मेनिंजाइटिस को तनिका शोथ भी कहते हैं, और तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन नंबर सी है तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया और मियादी बुखार। ऑप्शन नंबर डी छोटी माता, इन्फ्लुएंजा और पोलियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा जो फैलने वाले रोग हैं वह है तपेदिक, न्यूमोनिया तथा मियादी बुखार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र में सिराओं के विषय में सत्य हैं? तो फर्स्ट है सभी सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती हैं। सिराओं की दीवारें पतली होती हैं। सिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3, 1 और डी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिराएं की जो दीवारें होती हैं वह पतली होती हैं और सिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं, जबकि सभी सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का वहन नहीं करती हैं। सभी सिराएं तो करती हैं, लेकिन एक अपवाद भी है, जैसे फुफ्फुसी सिरा। यह शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय की ओर ले जाती है। तो ये क्या हो गया? ये 1 नंबर गलत हो गया और 2 और 3 सही हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए में 2 और 3 दोनों हैं, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ जैसे रुच्छांश बताया गया था 6, 7, 8 के जो वीडियो बनाए गए हैं उसमें देख लीजिएगा जिसने ना देखा हो। मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेलुलोज के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। सेलुलोज आसानी से छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है जो रुच्छांश के रूप में निष्कासित हो जाता है। मानव में उपस्थित सेलुलोज पाचक जीवाणु सेलुलोज को रेशों में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा एक कथन है जो सेलुलोज के बारे में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव में जो सेलुलोज होता है वो पाचक एंजाइम नहीं होते। मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते क्योंकि इनका जो श्रावण करने वाली कृमि रूपी परिशेषिका होती है वह निष्क्रिय अवशेषी अंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है। श्रोणी संधिका, बद्ध संधिका, कंदुक खल्लिका संधिका या हिंज संधिका। ये सभी संधियां आपको बताई गई हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिर और ऊपरी जबड़े के बीच बद्ध संधि या फिक्स्ड जॉइंट पाई जाती है जो कि कहाँ पर स्थिर रहती है? ऊपरी जबड़े में स्थिर रहती है और यह संघनित कोलेजन के संयोजी तंतुओं की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही कथनों को पहचानिए। फर्स्ट है धरती में भंडारित ताज़ा जल विश्व की नदियों और झीलों में विद्यमान जल से कम है। जल की कमी ऐसी समस्या है जिसका सामना केवल ग्रामीण लोग करते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जल की समस्या का सामना ग्रामीण शहर हर जगह के लोग करते हैं। खेतों की सिंचाई के लिए नदियों का जल ही एकमात्र स्रोत है। ये भी बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि खेतों की सिंचाई के लिए नदियों का जल ही बस एकमात्र स्रोत नहीं है, और भी स्रोत होते हैं जैसे कुआं, ऐसे ही कई स्रोत होते हैं, सिर्फ एकमात्र नदियों का जल ही नहीं है। नेक्स्ट है वर्षा साफ जल का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बोला है सही कथनों को पहचानिए, तो सही कथन है वर्षा का जो जल है वह जल का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर परिवार में ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है।
परंतु उनका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है। इन ग्रहों के नाम हैं मंगल और बृहस्पति, बुध और शनि, बुध और शुक्र, यूरेनस और नेपच्यून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध और शुक्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बुध और शुक्र जो होते हैं इनका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल से कम होता है, जबकि इनका घूर्णन काल जो होता है वह पृथ्वी के घूर्णन काल से अधिक होता है। तो बुध का परिक्रमण काल कितना होता है? 88 दिन। परिक्रमण काल मतलब सूर्य के चारों ओर जितने दिन में परिक्रमा करता है, तो बुध करता है 88 दिन में और शुक्र करता है 224.7 दिन में, जैसे कह सकते हैं 225 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट है और ये सेकंड है। डॉक्टरी तापमापी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री से 42 डिग्री है। सेकंड, प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर का परिसर -10 डिग्री से -10 डिग्री से कितना होता है? 110 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। सी, कथन 2 सही है किंतु कथन 1 गलत है। और 4, कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये दोनों ही कथन सही हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप परिसर जो होता है वह 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस होता है और जो प्रयोगशाला तापमापी का होता है वह -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे सेल्सियस होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा ऊष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठ जाती है। हवा पार्श्व से आकर इसका स्थान ले लेती है। इसी प्रकार हवा तेल हीटरों से भी गर्म होती है। यह कौन सी प्रक्रिया है? संवहन, विकिरण, विसरण या संचालन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संवहन। तेल जो होता है, जब तेल को गर्म करते हैं तो लौ के पास का जो तेल होता है वह गर्म हो जाता है और ऊपर उठ जाता है, और उसके आसपास का जो ठंडा तेल होता है वह लौ के पास आ जाता है। जब वह तेल गर्म हो जाता है तो वह फिर ऊपर उठ जाता है और ठंडा तेल फिर लौ के पास आ जाता है। तो ऐसी क्रिया द्वारा तब तक चलती है ऐसी क्रिया जब तक पूरा तेल गर्म नहीं हो जाता है। तो ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को क्या कहते हैं? संवहन विधि कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है। इस पर लग रहे बल या बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? फर्स्ट, इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा कार्य कर रहा है। सेकंड, इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। इस पर केवल घर्षण बल कार्य कर रहा है, या इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। तो जैसे कोई मेज है और उस पर एक पुस्तक विश्राम की स्थिति में पड़ी है, तो उस पर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थिर अवस्था में द्रव केवल नीचे की दिशा में दबाव डालता है, केवल पार्श्व की ओर दबाव डालता है, सभी दिशाओं में दबाव डालता है, या केवल लंबवत दिशा में दबाव डालता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। स्थिर अवस्था में जो द्रव होता है तो द्रव के कण द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से दाब डाला जाता है, या द्रव जो होता है वह सभी दिशाओं में समान रूप से दाब उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सभी एक कोशिकीय हैं सिवाय, ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें सभी एक कोशिकीय हैं सिवाय एक को छोड़कर। तो फर्स्ट है भ्रूण, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा, युग्मज या युग्मनज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भ्रूण। भ्रूण क्या होता है? भ्रूण एक बहुकोशिकीय संरचना होती है जो युग्मनज में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनती है। और ये जो शेष हैं पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा, युग्मज या युग्मनज, ये सभी क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं।
तो आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच गाइज।